Students, now in today's video we will be starting with the new chapter from your 12th standard. Yes, it is ionic equilibria. Ionic equilibria. Ionic equilibria is as per the new syllabus of the theory, as per the state board syllabus, new chapter which is there in the market. Now it has been included ionic equilibria. आयोनिक इक्विलिब्रियम एक्चुअली केमिकल इक्विलिब्रियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है उसी का एक्सटेंडेड पार्ट होता है आयोनिक इक्विलिब्रियम. नाउ बेसिकली व्हाट इज आयोनिक इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम मीन्स व्हाट? बैलेंसिंग. Yes, when we have got equal number of the ions dissociated and the ions undissociated, it is called equilibrium. और ions की बात कर रही हूं तो ionic equilibrium. Okay, I mean to say equilibrium means it is a balancing. किसके बीच में बैलेंस हो रहा है? जो ions अभी तक डिसोसिएट नहीं हो रहे, मतलब आपका कंपाउंड and the ions which are dissociated. डिसोसिएशन का मतलब क्या? पूरी तरह से वो सॉल्यूशन में जाके आयोनाइज्ड हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं, उसको हमने नाम दिया है आयोनिक इक्विलिब्रियम. सो बेसिकली आयोनिक इक्विलिब्रियम में हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की. ठीक है, चलो तो पहला सिंपल सा बात पढ़ने वाले हम लोग. इट इज द equilibrium between ionized and unionized. मतलब जो आयोनाइज्ड हो चुके हैं और जो आयोनाइज नहीं हुए हैं. बिटवीन आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड आयंस ऑफ अ कंपाउंड. ओके, ठीक है, तो ये हो गया आयोनिक इक्विलिब्रिया. अब ये जो आयोनाइज कितने हुए और अनआयोनाइज कितने हैं, इनके बीच का अगर आपको रिलेशन ढूंढना है तो आपको उसके लिए दो चीजें इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है. पहली वाली होती है डिसोसिएशन कांस्टेंट और दूसरी वाली होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ओके, तो इसके लिए हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट और आयोनाइजेशन कांस्टेंट. देखो, dissociation and ionization we are here taking at the same thing. We are not considering them as a separate. So dissociation constant or ionization constant and degree of dissociation. Degree of dissociation. अभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हमने नाम दिया है अल्फा एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, इसलिए हमने उसको बोला है के. के स्टैंड फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट. जिस किसी सब्सटेंस का डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होगा इसका मतलब वो ज्यादा आयोनाइज होगा. जिस किसी सब्सटेंस का डिसोसिएशन कांस्टेंट कम होगा इसका मतलब उसका डिसोसिएशन कम एक्सटेंट पे होगा, आयंस विल बी लेस. जिसका डिसोसिएशन अगर मैंने कहा 100% है, दैट मीन्स all molecules are dissociated into their respective ions. Okay, if I take the example of NaCl, I will get Na plus Cl minus. जितने भी मैंने मॉलिक्यूल्स लिए सोडियम क्लोराइड के पूरी तरह से डिसोसिएट हो गए, तो क्या मैं इसको 100% डिसोसिएशन बोलूं? हाँ, क्लियर. सो 100% डिसोसिएशन का मतलब हम मान के चल रहे हैं जितने भी आपके पास आयंस प्रेजेंट है और द मॉलिक्यूल्स आर देयर, दे आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव आयंस. ऐसे सब्सटेंस को हम लोग मान के चल रहे हैं कि दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. अभी इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन क्या होती है? इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो अपने अंदर से और जिनके सॉल्यूशन में से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं. यस, बिकॉज दे प्रोड्यूसेस आयंस. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट आयोनिक कंडक्टेंस. सो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोलाइट्स? इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जिनके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं.
तो मेरे पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, what are electrolytes? First let us see the definition of electrolytes. Yes, substances through which an electricity can be passed. Electricity can be passed. मतलब जिनके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं उनको हमने क्या बोला है? इलेक्ट्रोलाइट्स। अभी डिपेंडिंग ये इलेक्ट्रोलाइट्स की स्ट्रेंथ क्या है, अपने पास दो इलेक्ट्रोलाइट्स रहेंगे, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। क्लियर? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होंगे? जो पूरी तरह से डिसोसिएट होंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होंगे? जो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होंगे। क्लियर? तो इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। पूरी तरह से डिसोसिएट होंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होंगे उनको बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या ये चीजें क्लियर है? एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। वी हैव स्टार्टेड विद द आयोनिक इक्विलिब्रिया। इक्विलिब्रियम मीन्स इट इज अ बैलेंसिंग बिटवीन द आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड आयंस। मतलब मेरे पास जो मॉलिक्यूल्स है और जो डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स है, मतलब आयंस, उनके बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन होना। इसका मतलब नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड एंड द नंबर ऑफ आयंस not produced means undissociated will have equal number। उसको हमने नाम दिया है इक्विलिब्रियम। तो ये आयंस के बीच का इक्विलिब्रियम है, वी कॉल इट एज अ आयोनिक इक्विलिब्रियम। ना आयोनिक इक्विलिब्रियम में हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। जो इलेक्ट्रोलाइट्स, व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स? इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं थ्रू विच वी कैन पास द इलेक्ट्रिक करंट और दे कैन पास थ्रू इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। डन? सो दिस आर द इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अभी हम लोग स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट देखते हैं। पहले ये वाला पार्ट खत्म कर देते हैं। व्हाट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट? डिसोसिएशन कांस्टेंट मीन्स इट इज अ चेकिंग वेदर योर इलेक्ट्रोलाइट इज स्ट्रॉन्ग और वीक। अगर आपके इलेक्ट्रोलाइट ने पूरे के पूरे आयंस दे दिए तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट रहेगा हाई, 1। हाई मीन्स 1। अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट वीक है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट विल बी लेस देन 1। इफ योर इलेक्ट्रोलाइट्स आर वेरी गुड, वेरी स्ट्रॉन्ग, they will show dissociation constant as 1, but if your electrolytes are weak, they will show dissociation constant less than 1. So degree of dissociation, it is the amount of the ions produced. Degree of dissociation मतलब एक रेशो है, कितने आयंस प्रोड्यूस्ड हुए to the total ions or total molecules we have taken. This is degree of dissociation. Clear? ओके मैंने आपको एग्जाम्पल दिया सोडियम क्लोराइड का। बहुत ही बड़ा और अच्छा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ये, क्योंकि सोडियम क्लोराइड को जैसे ही मैं पानी में डालूं, यस हियर आई एम टॉकिंग अबाउट एक्वस सॉल्यूशन। सो द मोमेंट आई टेक सोडियम क्लोराइड इन एन एक्वस सॉल्यूशन इट विल डिसोसिएट इनटू आयंस। तो कैन आई से दैट सोडियम क्लोराइड इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? यस। क्लियर? चलो आप लोग कॉपी करो इतनी चीजें, हम लोग आगे बढ़ते हैं। Now let us see what are strong and weak electrolyte. ये देखिएगा, strong electrolyte, हम लोग ले रहे हैं weak electrolyte इधर। ठीक है, नाउ फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम लोग क्या मान के चल रहे हैं? दे डिसोसिएट कंप्लीटली। तो मैं यहां पे लिख देती हूं dissociates completely in an aqueous solution। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं, राइट? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएट्स पार्शियली in an aqueous solution। तो जो पार्शियल डिसोसिएशन दिखाएंगे उसको आपने क्या नाम दिया है? यस, वीक इलेक्ट्रोलाइट। मैं यहां पे लिख रही हूं जनरली
all strong acids, strong base and salts are strong electrolytes. So strong electrolytes कौन होते हैं? जो strong acid रहेंगे, strong base रहेंगे या salts. Yes, salts they are the strong electrolyte. Okay, यहाँ पे मैं बोलने वाली हूँ weak acids, weak base are weak electrolytes. तो जो वीक एसिड है, वीक बेस है, उनको हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट नाम दिया है. जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर सारे सॉल्ट्स, उनको हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोला है. अगला, इनमें यूजुअली ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं दे आर आयोनिक इन द नेचर. व्हाट इज द टाइप ऑफ बॉन्ड डू दे कंटेन? आयोनिक बॉन्ड. ओके, सो आयोनिक बॉन्ड्स आर प्रेजेंट और आयोनिक नेचर. यहां पे मैं क्या लिखूं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन सा नेचर रहेगा? कोवैलेंट नेचर. यस, कोवैलेंट नेचर. दैट इज द रीजन मैं यहां पे लिख देती हूं पार्शियल आयोनिक और पार्शियल कोवैलेंट. ठीक है, यहां पे पूरी तरह से आयोनिक नहीं रहेगा. ओके, लिखते समय ऐसे लिखेंगे पार्शियल कोवैलेंट नेचर. क्लियर? अंडरस्टूड? तो हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट. अब एग्जाम्पल लिखने वाली हूं मैं. एग्जाम्पल NaCl, HCl, KOH, ठीक है, H2SO4. अगला, मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट में एग्जाम्पल लेने वाली हूं एसिटिक एसिड. वीक एसिड है, एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड. यस, यहां पे मैं एक सॉल्ट का भी एग्जांपल ले लेती हूं. अमोनियम क्लोराइड, इट्स अ सॉल्ट. तो जो सॉल्ट है वो सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. ओके, यहां पे वीक एसिड, एसिटिक एसिड. चलिए, मैं ले रही हूं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस. वीक बेस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड. ओके, सो दीज आर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि इनमें थोड़ा कोवैलेंट नेचर आ जाता है. दैट इज द रीजन दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वेयर दे आर द वीक इलेक्ट्रोलाइट. क्लियर? अंडरस्टूड? चलो कॉपी करो इतना, आगे देखते हैं हम लोग. नो, फॉर वीक एसिड, अगर अपने को वीक एसिड को रिप्रेजेंट करना है, फॉर वीक एसिड्स, सपोज मैंने एसिटिक एसिड लिया, यू हैव टू पुट डबल हेडेड एरो. ये डबल हेडेड एरो क्या इंडिकेट करता है? दैट माई एसिड इज अ वीक एसिड. मुझे यहां पे प्रोडक्ट मिलेगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस. सो वीक एसिड्स को जब भी मैं रिप्रेजेंट करती हूं आई हैव टू पुट डबल हेडेड एरो. ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे हम लोग ब्रैकेट में इस तरह से. ठीक है, चलो अब मैं ले रही हूं HA इन जनरल. इसका मतलब ये एसिड है. HA स्टैंड्स फॉर एन एसिड. मैं यहां पे लिख देती हूं वीक एसिड. कैसे पता चला मुझे वीक एसिड है? क्योंकि डबल हेडेड एरो है. एसिड है कैसे पता चला मुझे? क्योंकि उसके अंदर H है. H है, इसका मतलब वो एसिड है. डबल हेडेड एरो है, इसका मतलब वो वीक एसिड है. ये मुझे देने वाला है H प्लस प्लस A माइनस. इज दैट क्लियर? चलो और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग. मैं ले रही हूं NH4OH. अगेन इट्स अ वीक बेस. ये वीक बेस है. ये क्या देगा मुझे? NH4 प्लस प्लस OH माइनस. तो ये थी एग्जाम्पल्स. अगर मैंने अभी स्ट्रॉन्ग एसिड लिखा, इफ आई राइट स्ट्रॉन्ग एसिड, आप बताओ क्या होगा? चलो, मैं स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए सिंगल एरो लिखने वाली हूं. ठीक है, आई हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ HCl. क्या होगा? H प्लस प्लस Cl माइनस. सेकेंड NaOH, Na प्लस प्लस OH माइनस. तो क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग बेस, दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड डिसोसिएट्स कंप्लीटली, वेयर एज वीक एसिड्स डिसोसिएट्स पार्शियली. इसलिए हम लोग डबल हेडेड एरो दिखाते हैं. क्लियर?
अंडरस्टूड? चलो कॉपी करो फटाफट एग्जाम्पल। आगे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं व्हाट इज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ओके, अल्फा। चलो अभी हम लोग देख रहे हैं व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको हम लोग ने बोला है अल्फा। व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अ रेशो, ओके। देखो क्या बोल रही हूं मैं, अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल मोल्स अवेलेबल अपॉन टोटल मोल्स। मतलब कितने मोल्स डिसोसिएट हो गए और कितने मोल्स इनिशियली आपके पास थे। सपोज इमेजिन करो आपके पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं। 100 मॉलिक्यूल्स में से अगर मैं मान के चल रही हूँ 20 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए, तो क्या आएगा आप बताओ? विल इट बी 20 अपॉन 100, राइट? समझ गए? सो मॉलिक्यूल्स कितने डिसोसिएट्स हो गए और द मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल मोल्स प्रेजेंट, ठीक है, टोटल मोल्स प्रेजेंट। और अगर इसी को मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा परसेंटेज में लिखा तो आप क्या बोलेंगे? सीधी सी बात है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, इजंट इट? सो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल मोल्स प्रेजेंट इंटू 100। क्योंकि मुझे परसेंटेज ढूंढना है तो मुझे मल्टीप्लाइड बाय 100 करना ही पड़ेगा। जैसे अभी का केस 20 डिसोसिएट हो गए, ओरिजिनल 100 थे, 100 कैंसल, 20% विल बी द आंसर। क्लियर? सो दिस इज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एसिड्स एंड बेसिस। नाउ ये चैप्टर में बेसिकली हम लोगों को काफी जानकारी चाहिए एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स की। तो जब मैं एसिड्स और बेसिस की बात करती हूँ, different scientists they put forward different definitions for acids and bases, okay. Arrhenius I, Laurie Bronsted, then Lewis. These were the people who had a great contribution for finding acid bases क्या होते हैं। Today we know so many things about acids and bases, like बहुत सालों पहले से अपने को मालूम होते हैं कि एसिड और बेस क्या होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली केमिकली जो डेफिनेशन था या फिर लैबोरेटरी में उसको प्रूव करने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत थी वो इन साइंटिस्ट ने काफ़ी एफर्ट्स लिए, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं एसिड्स एंड बेसिस। पहला साइंटिस्ट मैं ले रही हूँ अरेनियस, ठीक है। चलिए फर्स्ट मैं ऐसे लिख रही हूँ, थियरीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। थियरीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो चलो ये थ्योरी में सबसे पहला हम लोग पढ़ रहे हैं अरेनियस थ्योरी। सो द फर्स्ट वन इज अरेनियस थ्योरी, ओके। ना अरेनियस थ्योरी में अरेनियस सेड दैट ओनली दोज सब्सटेंसेस विच कंटेन H+ ions and which are capable of donating H+ ions in an aqueous solution, सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? एक्वेस, आर कॉल्ड एसिड्स। मतलब अरेनियस ने एसिड और बेस को अलग अलग तरीके से बताया। एसिड कौन होंगे कि जिनके अंदर, जिनके कंपाउंड में, जिनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में H+ होगा और वो केपेबल होंगे H+ डोनेट करने के लिए। बट कैसे? एक्वेस सॉल्यूशन होना चाहिए। मतलब आपको अगर कोई सब्सटेंस दिया है तो आप पहला क्या काम करोगे? उसको पानी में डालोगे, एक्वेस मीन्स वाटर। अगर पानी में वो H+ देने के कैपेबिलिटी रखता है दैट मीन्स इट इज अ एसिड। उसी तरह बेस कौन होगा? जिसके स्ट्रक्चर के अंदर OH- है और जो एक्वेस सॉल्यूशन में OH- देने की कैपेबिलिटी रखता है, इट इज अ बेस। सो क्लियर? Acids and bases. Acids are those which are capable of donating H+ and which contain H+. Bases are those which contain OH- and capable of donating OH-. So this is Arrhenius acids and bases. Clear? So this is a very fundamental theory on acids and bases given by Arrhenius.
ठीक है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था एसिड्स और बेसिस में बाय अरेनियस। चलो तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, पहले मैं एसिड लिख रही हूं, एसिड्स, दो substances which contains H plus ions and are capable of donating it are called acids, Arrhenius acids. I will say are called Arrhenius acid. Donating it in an aqueous solution. Aqueous बड़ा important है, बिना aqueous, Arrhenius was strictly believing that the solution will act as an acid or basic only in an aqueous solution. तो Arrhenius के थ्योरी में aqueous word आना बहुत जरूरी है। Okay, in an aqueous solution are called Arrhenius acids. तो उनको आपने Arrhenius acids नाम दे दिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले रही हूं मैं, HCl मुझे ये देगा H प्लस प्लस Cl माइनस। इस इक्वेशन में कौन सी चीज लैकिंग है, किस चीज की कमी है? करेक्ट, एक्वेस। आप बिना एक्वेस के लिख ही नहीं सकते। अगर आप अरेनियस की थ्योरी की बात कर रहे हो, राइट डाउन एक्वेस, ठीक है। चलो अब मैं लिख रही हूं एसिटिक एसिड, यस अगेन एक्वेस, लिखो एक्वेस। एक्वेस मीन्स वाटर, दैट मीन्स इनको आपको पानी में डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। तो क्या मैं डबल हेडेड एरो डालूं? क्योंकि मुझे पता है एसिटिक एसिड वीक एसिड है। यस, एसिटिक एसिड इज एसिटम, विनेगर, विनेगर में होता है 4% एसिटिक एसिड इज कॉल्ड विनेगर, ठीक है। ये मुझे देगा CH3CO माइनस प्लस H प्लस। तो क्या इसने भी H प्लस दिया? हाँ। क्या इसने भी H प्लस दिया? हाँ। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स को क्लासिफाई करते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। उसमें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं थेरीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ओके, एसिड्स एंड बेसिस की थेरी में अलग अलग साइंटिस्ट ने जो थेरी दी है उसको हम लोग ने शुरू किया है। पहला थेरी हमने लिया अरेनियस, और अभी हमने अरेनियस का एसिड पढ़ा। क्या है अरेनियस के एसिड? दो सब्सटेंसेज विच कंटेन H प्लस आयंस एंड केपेबल ऑफ डोनेटिंग H प्लस आयन बट इन एन एक्वेस सॉल्यूशन। क्लियर? ये कॉपी करो। अभी हम लोग ले रहे बेस, ठीक है। बेसिस क्या होते हैं? चलिए अभी हम लोग देख रहे हैं बेसिस। वी आर डिस्कसिंग अरेनियस बेसिस, मतलब कौन से सब्सटेंस को अरेनियस ने बेस बोला है। ओके, क्या हमने ऐसा भी डेफिनेशन बोला कि जिनके जो सब्सटेंस के अंदर OH माइनस है एंड दे आर केपेबल ऑफ डोनेटिंग OH माइनस बट इन एन एक्वेस सॉल्यूशन, क्लियर, आर कॉल्ड बेसिस। चलो तो लिखते हैं हम लोग substances which contain OH minus and are capable of donating them in an aqueous solution। वापस क्या वर्ड आ गया? एक्वेस। इसको नहीं भूलिएगा आप लोग। So aqueous solution is a necessary condition given by Arrhenius. So bases are those substances which contain OH minus and are capable of donating them in an aqueous solution are called bases. उनको क्या नाम दिया हमने? बेसिस नाम दिया है, समझे। चलो अभी हम लोग पहले बेसिस के बारे में पढ़ रहे हैं। NaOH, यस, वापस मुझे क्या लिखना पड़ेगा? एक्वेस, मतलब NaOH को मैंने लिया, पानी में डाला, जैसे ही पानी में डाला वो OH माइनस दे रहा है। हाँ, क्या NaOH के स्ट्रक्चर के अंदर, क्या इस फॉर्मूला में मुझे OH नजर आ रहा है? बिल्कुल। तो क्या मैं इसको बोल दूं ये बेस है? हाँ,
तो Na प्लस प्लस OH माइनस। अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रही हूं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये वीक बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस। तो देखिए मैं कैसे लिख रही हूं, डबल हेडेड एरो। क्यों? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट वी आर सपोज टू ऑलवेज गिव डबल हेडेड एरो। डबल हेडेड एरो का मतलब इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट बेस है क्योंकि उसके अंदर OH है और वो OH दे भी रहा है, इसीलिए आरएनएस ने बोला ये है वीक बेस। ठीक है, ये आपको क्या देगा, NH4 प्लस प्लस OH माइनस। तो ये थी आपकी वीक बेस और ये था आपका स्ट्रॉन्ग बेस। सो अरेनियस थ्योरी फॉर एसिड एंड बेसिस, एसिड के अंदर H प्लस, बेस के अंदर OH माइनस, दोनों ने वो किस में देने चाहिए, एक्वेस सॉल्यूशन। क्लियर, अंडरस्टूड? चलो कॉपी करो आप लोग, आगे कुछ और पढ़ते हैं ना। अरेनियस थ्योरी ने एसिड बेस के बारे में तो बता दिया, लेकिन उसका एक सिग्निफिकेंस है। आई विल से सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस ये था, जो H प्लस वाटर में जनरेट होते हैं, दिस H प्लस गोज विथ H2O टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोनियम आयन का प्रेजेंस वाटर के अंदर और एसिडिक मीडियम के अंदर सिर्फ और सिर्फ अरेनियस ने बताया। क्या कहा हमने? देखो एसिड क्या देगा, H प्लस। एसिड विल गिव यू H प्लस, प्रोटॉन H प्लस। ये H प्लस किसके साथ कंबाइन होगा, वाटर। सो H2O प्लस H प्लस गिव्स यू H3O प्लस। ये H3O प्लस का नाम है हाइड्रोनियम आयन और प्रोटोनियम आयन। ये बताने वाले सबसे पहले थे अरेनियस। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हो गया। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अरेनियस थ्योरी? दैट इन एन एसिडिक मीडियम whatever H plus are donated by an acid, this H plus combines with water, क्योंकि आपका मीडियम क्या है, एक्वेस है, और आपके मीडियम में H plus भी है, तो H plus combines with H2O to form प्रोटोनियम आयन। तो जब भी प्रोटोनियम आयन होगा तो मैं क्या बोलूंगी, मीडियम मस्ट बी एसिडिक। तो कई जगह पे H3O प्लस जो प्रोटोनियम आयन है उसकी वजह हम लोग सिर्फ H प्लस भी बोलते हैं। क्लियर? ओके, चलो क्या सिग्निफिकेंस है, H प्लस डोनेटेड बाय एन एसिड in an aqueous solution combines with aqueous है, so combines with H2O to form प्रोटोनियम आयन। दूसरा नाम बोल रही हूं मैं, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। प्रोटोनियम आयन का दूसरा नाम है हाइड्रोनियम आयन। क्लियर? H3O प्लस। ओके, अब रिएक्शन दिखा रही हूं मैं, H प्लस, यहां लिख रही हूं H प्लस, ये कहां से आए, एसिड, प्लस H2O मीडियम। H2O कहां से आया, मीडियम। आपका मीडियम क्या है, एक्वेस। आपको मिलने वाला है H3O प्लस। क्या इसका नाम मैं हाइड्रोनियम आयन बोल दूं, हाइड्रोनियम आयन और प्रोटोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन और प्रोटोनियम आयन तैयार होना ये किसकी स्पेशलिटी है, और ये एसिडिक मीडियम की स्पेशलिटी है, लेकिन ये बोला कौन, अरेनियस। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अरेनियस थ्योरी। ओके, सो जब भी मीडियम एसिडिक होगा हम लोग H3O प्लस बनने वाला है, तो कभी कभी एसिडिक मीडियम में वी राइट डाउन ओनली H प्लस। एसिडिक मीडियम हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय H प्लस। क्लियर? हेंस एसिडिक मीडियम रिप्रेजेंटेड बाय और शोन बाय H प्लस। तो एसिडिक मीडियम को हम लोग H प्लस से शो करते हैं। क्लियर?
अंडरस्टूड। तो ये था सिग्निफिकेंस ऑफ अरेनियस थ्योरी। H+ आया एसिड से, मीडियम शुड बी एक्वेस मतलब पानी होना चाहिए, और आपको मिल गया हाइड्रोनियम और प्रोटोनियम आयन। क्लियर, अंडरस्टूड। कॉपी करो। ड्रॉबैक देखते हैं, एक ही ड्रॉबैक है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपाउंड है Na2CO3। हाँ, अमोनिया भी है। तो इन कंपाउंड, ये अमोनिया और Na2CO3 का जो बेसिक नेचर है, ये बताने के लिए अरेनियस केपेबल नहीं थे, और ही कुड नॉट एक्सप्लेन why ammonia and sodium carbonate, although they do not contain, yes, they are not having any OH minus, but still they are basic in the nature. आज हमको पता है कि अमोनिया और सोडियम कार्बोनेट बेसिक नेचर के होते हैं, हालांकि उनमें तो OH माइनस है नहीं एज पर अरेनियस थ्योरी। सो दिस बिकेम अ ड्रॉबैक ऑफ अरेनियस थ्योरी। तो दो लोग हैं, यस, मैं ड्रॉबैक लिख देती हूं यहां पे। ड्रॉबैक, ammonia and Na2CO3 which are basic in the nature, although they do not contain OH माइनस। क्या इनके अंदर कोई OH माइनस है? बिल्कुल नहीं। फिर भी उनको बेसिक नेचर बताया गया और अपने को पता है दे आर बेसिक इन द नेचर। तो ये हो गया ड्रॉबैक किसका? अरेनियस का। NH3 में तो हाइड्रोजन नजर आ रही है, तो ये तो एसिडिक होना चाहिए, बट वी नो अमोनिया इज अ बेसिक इन द नेचर। सोडियम कार्बोनेट जब पानी में डालते हैं तो NaOH बनाता है, NaOH के साथ H2CO3 बनाएगा सोडियम कार्बोनेट, एंड दैट इज द रीजन aqueous solution of Na2CO3 is basic in the nature, but it does not contain any OH minus. तो जिन कंपाउंड में OH माइनस है भी नहीं, वो भी बेसिक है aqueous solution में, ये बताने के लिए Arrhenius theory फेल हो गई। Okay, so we have finished only Arrhenius theory today. In the next video, I will be teaching you Lowry-Bronsted and Lewis acid base concept. Okay, chalo, we'll stop here. Thank you.